सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। और ये जो टॉपिक है ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक है रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट आरबीआई। आरबीआई का रोल क्या क्या है और क्या क्या की पॉइंट्स है जो हम लोगों को याद रखना चाहिए और की पॉइंट्स को कैसे एक्सप्लेन करना है, वो सब आज मैं इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझाऊंगा। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विथ रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो टॉपिक है ये आपका सीएमए फाइनल ग्रुप 3 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ के अंदर सेक्शन बी का मॉड्यूल नंबर 7 चैप्टर 7.1 के अंदर मेंशन है। सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग सेक्शन बी के अंदर मॉड्यूल नंबर 7 चैप्टर 7.1 के अंदर मेंशन है अबाउट रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल क्या क्या है, लेट्स डिस्कस। तो सिंस इट्स इंसेप्शन, Reserve Bank has been playing key role in the formulation of monetary, banking and financial policies. सर इंसेप्शन क्या है? इंसेप्शन का मीनिंग ये है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। राइट, तो जब से रिजर्व बैंक इंसेप्शन हुआ है ये की रोल प्ले किया है towards formulation of monetary, banking and financial policies, right? To facilitate the transition process and in order to effectively perform its varying roles in the changing banking scenario from regulator to facilitator over the period, department has undergone various organizational changes and so also it in its activities, approach and functioning. तो ट्रांजिशन प्रोसेस को फैसिलिटेशन करने के लिए और इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए जो जो रोल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ओवर द पीरियड, डिपार्टमेंट क्या करता है? डिपार्टमेंट हैज अंडरगॉन वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एंड सो ऑल्सो इन इट्स एक्टिविटीज, अप्रोच एंड फंक्शनिंग। राइट, पहले तो क्या मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? ये इंसेप्शन ऑफ बैंक्स, बैंक को इंस्पेक्शन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन एम्पावर्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कहां पर? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, टू कंडक्ट द इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स एंड रेगुलेट देम इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग पॉलिसी एंड डिपोजिटर्स पब्लिक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्पावर्ड हुआ है टुवर्ड्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 to conduct the inspection of banks and regulate them in the interest of banking system, banking policy and depositors या फिर public, right? तो फर्स्ट पॉइंट होगा inspection of banks. Then second, regulatory role of commercial banks. Regulatory role of commercial banks क्या है? See, Department of Banking Operations and Development exercises regulatory powers in respect of commercial banks and local area banks, which is in short you can say LABS, local area banks. The Department of Banking Operations and Development is entrusted with the responsibility of regulation of commercial banks and LABs under the regulatory provisions contained in the Banking Regulation Act 1949 and the Reserve Bank of India Act 1934 and other related statutes besides enunciation of banking policies. इसका फंक्शन ब्रॉडली रिलेट है टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, to prescription of regulations for compliance with various provisions of Banking Regulation Act on establishment of banks, such as you can say licensing and branch expansion, or you can say maintenance of statutory liquidity reserves, or you can say management and operations, you can say amalgamations, you can say reconstruction and liquidation of banking companies. Right, तो second most important role of Reserve Bank of India is regulatory role of commercial bank. ये commercial bank को regulation करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट, देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अंडर पीएमएलए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अंडर पीएमएलए। राइट, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में अच्छे से इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक की पॉइंट्स है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अंडर पीएमएलए। तो आरबीआई हैज ए रोल इन पीएमएलए बाय क्रिएटिंग एन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल, एंटी मॉनिटरी लॉन्ड्रिंग सेल, AML जिसको कहते हैं इन शॉर्ट, फॉर combating financing of terrorism and tracking domestic and global development in AML and CFT, राइट। तो आरबीआई की रोल निभाता है क्या करने में? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करने में। इसलिए एक सेल ओपन हुआ है जिसको कहते हैं AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल, फॉर combating financing of terrorism and tracking domestic and global development in AML and CFT.
राइट। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अंडर PMLA। देन फोर्थ, approval monitoring of board level appointment of commercial banks, approval monitoring of board level appointments of commercial banks। ये क्या है ना, रिजर्व बैंक का की एक्टिविटी क्या क्या है ना, relating to approval of proposals from domestic private sector banks for appointment, removal of part-time chairman, managing director, whole-time chairman and chief executive officers, right? Then ensure करता है compliance with the provisions of Banking Regulation Act 1949 with regard to the composition of the board of directors of commercial banks in the private sector. Then making recommendations to government regarding appointment of executive directors, chairman and managing director of public sector banks. And क्या करता है, fixation of their salaries, payment of superannuation benefits and other allied matters. And also RBI क्या करता है ना, making recommendations to government regarding appointment of non-official directors, non-workmen directors and RBI nominee directors on the boards of nationalized banks, right? Then fifth most important role of Reserve Bank of India is licensing of branches। ये की रोल प्ले करता है towards issue of authorizations to Indian commercial banks, issue of authorizations to Indian commercial banks including local area banks for opening of branches in pursuance of regulatory powers vested with Reserve Bank of India under the provisions of Banking Regulation Act 1949, राइट। ये की रोल प्ले करता है इशू करने में ऑथराइजेशन किसको, इंडियन कमर्शियल बैंक को, और इसमें इंक्लूड होंगे लोकल एरिया बैंक्स फॉर ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस इन परसुएंस टू रेगुलेटरी पावर्स वेस्टेड विथ रिजर्व बैंक अंडर द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्लियर। देन ये क्या करता है, टू कंसिडर रिप्रेजेंटेशन कंप्लेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, VIPs एंड मेंबर्स ऑफ पब्लिक फॉर ओपनिंग, शिफ्टिंग, क्लोजर ऑफ बैंक्स एक्सेट्रा। देन ये क्या करता है ना, रिव्यू ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी periodically, quarterly, right? And maintenance and updation of database on opening, substitution, closure, shifting of branches and extension counters, ATMs, etc. RBI का मेन काम क्या होता है, लाइसेंसिंग ऑफ ब्रांचेस, राइट। तो ब्रांच को लाइसेंस देना, ऑथोराइजेशन देना, रिप्रेजेंटेशन, कंप्लेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, VIPs एंड मेंबर ऑफ पब्लिक ऑफ ओपनिंग, शिफ्टिंग, क्लोजर ऑफ बैंक ऑफिसेस। तो जो सब कंप्लेंट आता है इंस्टीट्यूशन से, VIP से और वेरियस मेंबर्स ऑफ पब्लिक फॉर ओपनिंग, शिफ्टिंग, क्लोजर ऑफ बैंक ऑफिसेस, वो सब रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन रिव्यू करता है ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी पीरियडिकली, राइट। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। मेंटेनेंस एंड अपडेशन ऑफ डाटाबेस ऑन ओपनिंग, सब्स्टिट्यूशन, क्लोजर, शिफ्टिंग ऑफ ब्रांचेस एंड एक्सटेंशन काउंटर्स, ATM, एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बैंकिंग पॉलिसी। तो बैंकिंग पॉलिसी क्या है ना, आज यू नो दैट इट अंडरटेक्स वेरियस न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव्स एंड रिव्यूज एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस फॉर प्रोग्रेसिव अपग्रेडेशन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स टू मूव टुवर्ड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस। मेजर एक्टिविटी क्या क्या है बैंकिंग पॉलिसी का, ये पहले फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करता है, एंड इशू ऑफ प्रूडेंशियल गाइडलाइंस pertaining to capital adequacy, income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advanced portfolio, classification, valuation and operation of investment portfolio and credit exposure limit। ये बैंकिंग पॉलिसी का ये सब रोल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू बैंकिंग पॉलिसी। देन पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है एंड इश्यूज रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग रेजिंग ऑफ फ्रेश इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एंड रिकैपिटलाइजेशन। और क्या करता है ना, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी एंड इशुएंस ऑफ रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बासेल 2 फ्रेमवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बासेल 2 फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है। देन पॉलिसी गाइडलाइंस, क्लैरिफिकेशंस ऑन इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स इंक्लूडिंग एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट एंड इशू ऑफ गाइडेंस नोट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। देन बैंकिंग पॉलिसी का और एक रोल है, policy issues, guidelines pertaining to compromise settlement of NPAs of banks। NPAs means non-performing assets। तो NPA बैंक के अंदर अगर कुछ NPA होता है तो वो NPA के रिगार्डिंग पॉलिसी इशू करता है, गाइडलाइंस इशू करता है थ्रू बैंकिंग पॉलिसी, राइट। एंड लास्ट मैटर्स रिगार्डिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, डोनेशंस रिसीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अब्रोड। अगर कुछ डोनेशन अगर अब्रोड से रिसीव हुआ है तो उसके बारे में भी
फॉलो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू बैंकिंग पॉलिसी, राइट। देन इशू ऑफ डायरेक्टिव्स टू बैंक्स, तो ये अब इशू ऑफ डायरेक्टिव्स टू बैंक्स क्या है? तो आज यू नो दैट वेरियस डायरेक्शंस आर इशूड बाय आरबीआई from time to time on payment of interest rate on various types of deposit accounts, including NRI deposit, non-resident Indian deposit, and maintenance of deposit accounts, prohibition in respect of SP account, SP means saving bank accounts, matters relating to payment of additional interest and brokerage on deposits, appointment of agents for soliciting deposits, giving gifts, incentives to depositors, staff members, freezing of accounts, resurgent India banks, resurgent India bonds, development bonds, etc. And also RBI may also direct capital market exposure of banks. RBI के पास कैपिटल मार्केट एक्सपोजर करना डायरेक्टली वो परमिशन है. RBI may also direct capital market exposure of banks, right? तो ये है इशू ऑफ डायरेक्टिव टू बैंक्स. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. सो डिसेमिनेशन क्या है? डिसेमिनेशन मीन्स टू स्प्रेड और गिव आउट समथिंग. टू स्प्रेड और गिव आउट समथिंग क्या है? क्या है स्प्रेड आउट? तो कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक and notified all India financial institutions regarding what? Defaulting borrowers with outstanding aggregating 1 crore and above, which have been classified by them as doubtful or loss, which is called non-suite file accounts on half-yearly basis as on 31st March and September 30th. तो collection and dissemination of information regarding what? Regarding defaulting borrowers with outstanding aggregate 1 crore and above. अगर कोई borrowers default हुआ है with 1 crore or more, right? 1 crore or more, which have been classified by them as doubtful or loss, which is called non-suite file accounts on half-yearly basis as on 31st March and September 30th, right? तो ये है collection and dissemination of information by Reserve Bank of India. Then another important point is overseeing monitoring Indian banks operation abroad. ये क्या करता है? ओवरसी करता है मॉनिटरिंग इंडियन बैंक्स ऑपरेशंस अब्रॉड. कैसे ना? पॉलिसी फॉर्मुलेशन करके, राइट? पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इशू ऑफ गाइडलाइंस रिगार्डिंग ओवरसीज ऑपरेशंस ऑफ इंडियन बैंक्स, एग्जामिनेशन ऑफ proposals and grant of approvals for opening their joint ventures, representative office, branches, and review of their overseas operations, including closure of branches, joint ventures, representative office, etc. And also approval of Indian banks proposals for entering into management agreement and correspondent banking arrangement with foreign entity. और प्रिपरेशन करता है प्रपोजल्स सबमिशन करने के लिए व्हाट? रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ इंडियन बैंक्स अब्रॉड. तो ये है ओवरसीइंग मॉनिटरिंग इंडियन बैंक्स ऑपरेशन अब्रॉड. देन पॉइंट नंबर 10 है ऑथराइजेशन फॉर डीलिंग इन प्रीशियस मेटल्स. तो ये क्या है ना? पॉलिसी मैटर्स रिलेटिंग टू गोल्ड डिपॉजिट एंड गोल्ड इंपोर्ट स्कीम्स and dealing with reference received from banks in this regard. Issue and renewal of authorization for banks for import of gold, silver, platinum, and acceptance of gold under gold deposit scheme, and collection of data relating to import of gold and gold deposit scheme, and collection of data relating to import of gold and gold deposit by banks in India. Then next important role of Reserve Bank of India is overseeing and monitoring offshore banking units. तो offshore banking units क्या है ना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है ना? अप्रूवल फॉर सेटिंग ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स विच इज कॉल्ड OBU एंड इशू ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ OBUs इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन विच इज कॉल्ड SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन. देन कॉरेस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज relating to setting up of special economic zones, international financial services centers, etc. Then another important role of Reserve Bank of India is monitoring and policy making industrial and export credit. ये क्या करता है? Policy making and monitoring industrial and export credit. The industrial credit segment has been considerably leveraged, deregulated over the period. At present, various items of work currently undertaken by IECS are distributed among 3 desks: policy desk, export credit desk, and industrial rehabilitation desk. Then another important role of Reserve Bank of India is interpretation of regulations. ये रेगुलेशन को बार बार इंटरप्रिटेशन करते हैं. RBI इन्वॉल्व होते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो
एग्जामाइनिंग एंड फ्रेमिंग ऑफ रूल्स रेगुलेशंस एंड अमेंडमेंट देयर टू। एंड ऑल्सो ये ग्रांट एग्जिम्पशन को ग्रांट करता है, डीलिंग विथ application received from banks for exemption from the various provisions of the Banking Regulation Act 1949 and rules framed thereunder, right? And 15th important role of Reserve Bank of India is role in management of foreign exchange। ये सबसे important point कि RBI जो होता है वो की रोल प्ले करता है रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कैसे? फर्स्ट, कंट्रोलिंग डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज बाय गिविंग जनरल और स्पेशल परमिशन for dealing in foreign exchange, excluding those cases where जहाँ specific provisions have been made in act, rules for regulations, right? RBI cannot impose any restriction on current account transactions. This can be imposed only by central government in consultation with Reserve Bank. In certain cases, prior approval of Reserve Bank of India is required for current account transactions as provided in Foreign Exchange Management Rule 2000, right? Another key role of Reserve Bank of India regarding management of foreign exchange is specifying conditions for payment in respect of capital account transactions, which is mentioned in section 6 subsection 2 के अंदर। Then regulate करता है, prohibit करता है and restrict transfer or issue of foreign security to resident and Indian security to non-resident, borrowing and lending in foreign exchange or to foreign person, export import of currency or currency notes, transfer of immovable property outside India, and giving guarantee or surety where foreign exchange transaction is involved। ये सब रेगुलेशन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज। देन स्पेसिफाई पीरियड एंड मैनर इन व्हिच फॉरेन एक्सचेंज ड्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी रिसीव्ड। ये टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन इन केस ऑफ स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9, and also granting authorization to authorized person to deal in foreign exchange, to give directions to them and to inspect the authorized person under section 10, 11 and 12, right? And another important point of role Reserve Bank, role of Reserve Bank of India is bankers bank। ये बैंक का बैंक होता है, इसलिए इसका नाम है बैंकर्स बैंक। इट एक्सटेंड्स लोन्स एंड एडवांसेस टू कमर्शियल बैंक। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है ना, कमर्शियल बैंक को लोन देता है, प्रोवाइड्स लोन एंड एडवांसेस टू कमर्शियल बैंक्स। दैट्स व्हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉल्ड बैंकर्स बैंक। देन बैंकर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या है ना, आरबीआई इज द बैंकर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेयर इट ऑल्सो एक्सटेंड लोन एंड कीप्स अकाउंट। इट ऑल्सो इशूज बॉन्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के बिहाफ में बॉन्ड को इशू करता है, कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट ऑल्सो इशूज बॉन्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? देन बैंकर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ये जो बैंक होता है, आरबीआई इज द बैंकर टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वेयर इट ऑल्सो एक्सटेंड, सॉरी, बैंकर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये हो गया। अब ओवरसी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है ना, आरबीआई ओवरसीज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो, राइट? तो ये सब की पॉइंट्स है रिगार्डिंग रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको सिर्फ 10 पॉइंट्स लिखना है, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है, राइट? और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मीनिंग क्या है वो लिखना है, और यहाँ पर पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिल सकता है अगर आपका पॉइंट सही है तो, राइट? रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आपको 10 पॉइंट लिखना है। इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स, रेगुलेटरी रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स, और एक लिख सकते हो लाइसेंसिंग ऑफ ब्रांचेस, देन इशू ऑफ डायरेक्टिव्स टू बैंक्स, कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ओवरसीइंग मॉनिटरिंग इंडियन बैंक्स ऑपरेशनल अब्रॉड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे करके आपको 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। ऑथराइजेशन फॉर डीलिंग इन पीसेस मेटल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवरसीइंग एंड मॉनिटरिंग ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, देन मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी मेकिंग इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रेगुलेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। रोल इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट है। बैंकर्स बैंक, ये इंपॉर्टेंट है। एंड बैंकर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, एंड ओवरसी पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ सिस्टम, राइट? तो ऐसे ही आपको की पॉइंट्स याद रखना है, अप टू 10 पॉइंट्स लिखना है। अगर 10 पॉइंट्स भी लिखोगे तो भी फुल मार्क मिल सकता है, राइट? सो दिस इज इट ऑल अबाउट रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच।